आज के इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और बेहद प्रासंगिक विषय को डिकोड करने वाले हैं। हम्म। हमारे पास आज चर्चा के लिए जो स्रोत है ना, वो एक बहुत ही विस्तृत प्रेजेंटेशन है, पूरे 15 स्लाइड का एक रणनीतिक दस्तावेज। बिल्कुल, और ये कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है। इसे राहुल सर द्वारा तैयार किया गया है और इसका नाम है आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम स्ट्रैटेजी 2026। एकदम सही। और आज हमारा मिशन ये है कि हम इस रणनीति का शब्दशः मतलब वर्ड टू वर्ड विश्लेषण करें। ये जो 120 दिनों में 60 प्लस स्कोर करने का लक्ष्य रखा गया है ना, हाँ, उसे कैसे हासिल करना है। बिल्कुल। अक्सर देखने को मिलता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो छात्र होते हैं वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या छोड़ना है। देखिए, आज के इस सूचना के युग में ना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। हर तरफ सामग्री की भरमार है। ऐसे में क्या पढ़ना है, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानना हो गया है कि क्या छोड़ना है। एकदम, मैं भी ये सोच रहा था कि ये रणनीति बिल्कुल एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। तो चलिए सीधे स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। हाँ, पहली स्लाइड ही एक बहुत बड़ा दावा करती है। 120 डेज टारगेट, 60 प्लस स्कोर। और इसी के साथ जो दूसरी स्लाइड है वो पूरी तरह से हार्ड वर्क बनाम स्मार्ट वर्क के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मतलब 100% सिलेबस के पीछे भागने के बजाय 90% को इतना मजबूत कर लिया जाए कि 70 प्लस स्कोर आ सके। बिल्कुल, यही स्मार्ट वर्क है। और इसे समझाने के लिए रणनीति में एक बहुत ही बेहतरीन सिलेबस ट्रायाज या कह लें कि ट्रैफिक लाइट सिस्टम का उपयोग किया गया है। ये ट्रैफिक लाइट सिस्टम, क्या इसे थोड़ा गहराई से समझा सकती हैं आप? हाँ, देखिए, इसे 3 जोन में बांटा गया है। पहला है ग्रीन जोन यानी हरा रंग, जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। सही का। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें हर हाल में पूरी गहराई के साथ पढ़ना ही है। और येलो जोन? येलो जोन लिमिटेड टॉपिक्स के लिए है, मतलब उन पर बहुत ज्यादा समय खर्च करने के बजाय केवल आर्टिकल्स या शॉर्ट नोट से काम चलाना है। और फिर आता है सबसे खतरनाक रेड जोन, जिसे डेंजर जोन भी कहा गया है। इसमें वो टॉपिक्स हैं जिन्हें या तो पूरी तरह से छोड़ देना है या फिर सिर्फ पुराने प्रश्न यानी PYQ देखने हैं। बिल्कुल, क्योंकि टाइम वेस्टिंग टॉपिक को छोड़ने से न सिर्फ समय बचता है बल्कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लगभग 0 हो जाती है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। अब अगर हम स्लाइड 3 की तरफ बढ़ें, जहां राजस्थान के भूगोल की बात की गई है, इसे कम निवेश हाई रिटर्न वाला विषय बताया गया है। 11 टॉपिक और 10 प्रश्न। क्योंकि यहाँ स्मार्ट बंटवारा बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर भूगोल के ग्रीन जोन को देखें तो इसमें भौतिक विशेषताएं, जलवायु, कृषि, उद्योग ये सब आते हैं। और नदियों वाले टॉपिक में अक्सर छात्र हर नदी का उद्गम रटने बैठ जाते हैं। वही तो गलती है। रणनीति साफ कहती है कि नदियों का केवल पैटर्न समझना है। पशुधन में भी केवल स्थान और नस्लें याद करनी है। और रेड जोन में? रेड जोन में जनजातियां और लंबी जनसंख्या वाले टॉपिक्स को रखा गया है। अच्छा, क्योंकि जनजातियां तो वैसे भी कला और संस्कृति में कवर हुई जाएंगी। बिल्कुल, तो यहाँ दोबारा पढ़कर समय क्यों खराब करना। सही बात है। अब आते हैं स्लाइड 4 पर, इतिहास का भाग। इसमें कुल 12 प्रश्न हैं, लेकिन इस स्लाइड ने मुझे सच में हैरान कर दिया। आप राजवंशों वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? हाँ, राजवंश के जाल में ना फंसें। ये तो एक बहुत बड़ा अहम मोमेंट था मेरे लिए। देखिए, इसका गणित बहुत ही दिलचस्प है। अक्सर छात्रों को लगता है कि इतिहास मतलब राजा महाराजाओं की कहानियां। वो मेवाड़ और मारवाड़ का इतिहास रटने में लग जाते हैं। और इसमें 50 घंटे से भी ज्यादा की मेहनत लगती है। लेकिन वहां से प्रश्न कितने आते हैं? मुश्किल से 2। सिर्फ 2 प्रश्न 50 घंटे में? हाँ, इसीलिए इसे रेड जोन में डाला गया है। तो फिर इतिहास में ग्रीन जोन क्या है? आधुनिक इतिहास, जैसे 1857 की क्रांति, जिसे पढ़ने में मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं, प्रजामंडल जिसमें 3 घंटे लगते हैं, और सभ्यताएं। मतलब अगर इन सब को मिला लें तो ये सब मिलकर सिर्फ 10 घंटे की पढ़ाई है और यहाँ से 5 से ज्यादा प्रश्न आते हैं। वाह, ये है असली स्मार्ट स्टडी। 10 घंटे में 5 प्रश्न बनाम 50 घंटे में 2 प्रश्न। बिल्कुल। अब स्लाइड 5 पर चलते हैं, कला एवं संस्कृति। 8 प्रश्न आते हैं यहाँ से। इसमें जो इंटरलिंकिंग रणनीति की बात की गई है, उसकी मैं सच में तारीफ करना चाहूंगा। ये रटने का बोझ कम करने का बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। कैसे काम करता है ये? मान लीजिए कोई लोक देवता का टॉपिक पढ़ रहा है, तो जाहिर है वो ये भी पढ़ेगा कि उनका मुख्य मंदिर कहाँ है। हाँ। और जहाँ प्रमुख मंदिर होंगे वहीं उनके मेले भी लगेंगे। तो मतलब लोक देवता पढ़ने से मंदिर और मेले अपने आप कवर हो गए? बिल्कुल। करीब 90 दुर्ग हैं, लेकिन रणनीति साफ कहती है कि 90 दुर्गों में मत उलझिए।
केवल 10 से 15 यूनेस्को प्रमाणित दुर्ग पढ़िए, इन्हें येलो जोन में रखा गया है। ये तो बहुत बड़ी राहत है तैयारी करने वालों के लिए। बिल्कुल। चलिए अब उस विषय की तरफ बढ़ते हैं जो अक्सर एक गहरे समंदर की तरह लगता है, राज व्यवस्था। स्लाइड 6 और 7। पॉलिटी, हाँ, ये बहुत से उम्मीदवारों को डराता है। भारतीय राजव्यवस्था से 10 प्रश्न और राजस्थान राजव्यवस्था से 11 प्रश्न। इसका सिलेबस देखकर ही डर लगता है। इसीलिए यहाँ रेड जोन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। जैसे भारतीय राजव्यवस्था में 1935 का अधिनियम, जिस पर वो मकड़ी के जाले वाली तस्वीर बनी है स्लाइड में। हाँ, 1935 के अधिनियम में 321 धाराएं हैं। अब एक प्रश्न के लिए 321 धाराएं याद करना तो बेवकूफी ही होगी। बिल्कुल, इसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। और राजस्थान राजव्यवस्था में स्लाइड 7 पर एक बहुत बड़ा लाल रंग का स्टॉप का निशान बना है। वो स्टॉप का निशान पंचायती राज और नगरीय निकाय की धाराओं के लिए है, अनुच्छेद 120 से लेकर 400 तक। बाप रे, इतने सारे अनुच्छेद! और निर्देश ये है कि इन्हें बिल्कुल नहीं छूना है। ये नेगेटिव मार्किंग तय करती हैं परीक्षा में। तो फिर राजव्यवस्था में फोकस कहाँ करना है? ग्रीन जोन क्या है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, B.R. अम्बेडकर का योगदान, ये सब ग्रीन जोन है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, क्या? जो प्रमुख आयोग हैं उनके लिए बाजार की किताबें पढ़ने के बजाय उनके ओरिजिनल एक्ट्स पढ़ने चाहिए। ओरिजिनल एक्ट्स मतलब मूल दस्तावेज? हाँ, इससे अवधारणाएं बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। ये काफी तार्किक है। और स्लाइड 8 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी IR की बात है। पॉलिटी से 14 प्रश्न आते हैं यहाँ से। IR में भी दायरा बहुत सीमित रखा गया है। पूरी दुनिया का भूगोल नहीं पढ़ना है। सिर्फ 5 पड़ोसियों पर फोकस है ना? हाँ, और प्रमुख शक्तियों में सिर्फ अमेरिका और रूस। इसके लिए एक प्रोटिप भी दी गई थी। हाँ, प्रोटिप यह है कि इसे करंट अफेयर्स से जोड़कर पढ़ना चाहिए। जैसे PM मोदी की जो भी हालिया विदेश यात्राएं हुई हों। बिल्कुल, और सबसे जरूरी बात, इसे परीक्षा के एकदम पास पढ़ना चाहिए, जैसे जून के महीने में, ताकि डेटा बिल्कुल अपडेटेड रहे। एकदम सही। अब आते हैं स्लाइड 9 और 10 पर, भूगोल, विश्व और भारत और अर्थव्यवस्था। विश्व भूगोल से 5 प्रश्न आते हैं। इसे सिर्फ 4 हिस्सों में बांटा गया है, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। और महाद्वीपों की नदियां और झीलें? उन्हें येलो जोन में रखा गया है। बहुत गहराई में नहीं जाना है। लेकिन इसमें कुछ नए टॉपिक्स भी ग्रीन जोन में हैं। हाँ, जैसे प्रमुख मानवीय व्यवसाय, प्राथमिक से लेकर पंचम तक। और वो जो नवीनतम जनसंख्या वितरण रिपोर्ट है 2025 की, उसे भी ग्रीन जोन में रखा गया है। पुरानी किताबों से पुराने आंकड़े पढ़ना नुकसानदायक हो सकता है। भारत के भूगोल में जैव विविधता वाले टॉपिक पर भी काफी जोर है। बिल्कुल, अल्फा, बीटा, गामा, जैव विविधता और संरक्षण के तरीके, जैसे इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू और एक्स सीटू? इन सीटू मतलब जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में बचाना, और एक्स सीटू मतलब उन्हें चिड़ियाघर या बीज बैंकों में संरक्षित करना। समझ गया। और अर्थव्यवस्था, स्लाइड 10 में तो साफ चेतावनी है कि पूरी आर्थिक समीक्षा पढ़ने की गलती न करें। बिल्कुल, पूरी आर्थिक समीक्षा पढ़ना समय की बहुत बड़ी बर्बादी है। तो सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ने? हाँ, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और विदेशी व्यापार, विशेषकर FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। सिर्फ इनके अपडेटेड आंकड़े चाहिए। अब स्लाइड 11, करंट अफेयर्स। 10 प्रश्न आते हैं यहाँ से। इसके लिए जो 5 वॉल्यूम का अचूक नियम है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये सूचनाओं के ओवरफ्लो से बचने का बेहतरीन तरीका है। मतलब हर महीने आने वाली दर्जनों पत्रिकाओं में नहीं उलझना है। सिर्फ राजस्थान क्रोनोलॉजी के पिछले 5 वॉल्यूम, हर 2 महीने में 1 वॉल्यूम आता है, तो 5 वॉल्यूम का मतलब 10 महीने का कवरेज। और ये पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त है। बस डीप ट्रिविया से बचना है और प्रमुख पुरस्कारों और योजनाओं पर फोकस करना है, जो ग्रीन जोन में है। सही है। अब बात करते हैं स्लाइड 12 की, जो इस पूरी मास्टर क्लास का मेरा पसंदीदा हिस्सा है, सीक्रेट वेपन। छोड़ने की मनोवैज्ञानिक ताकत। हाँ, ये बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। देखिए, जो 10% सिलेबस हमने रेड जोन में डालकर जानबूझकर छोड़ा है ना, हाँ। जैसे 1935 की वो 321 धाराएं। हाँ, तो जब परीक्षा हॉल में उस टॉपिक से प्रश्न सामने आता है तो क्या होता है? तो जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो उस प्रश्न की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, वो तुरंत आगे बढ़ जाता है। इससे समय तो बचता ही है। और सबसे बड़ी बात, लालच नहीं आता। शायद इसका उत्तर B हो, ये सोचकर तुक्का मारने की आदत छूट जाती है और नेगेटिव मार्किंग 0 हो जाती है। एकदम सही। यही उस 10% को छोड़ने की असली मनोवैज्ञानिक ताकत है। शानदार। अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं,
स्लाइड 13, 14 और 15, तैयारी के अस्त्र और अंतिम प्रहार। यहाँ सबसे पहले तो पूरी तरह से अपडेटेड किताबों की बात की गई है। 2026 के संस्करण। पॉलिटी, भूगोल, अर्थव्यवस्था और कला संस्कृति की किताबें। पुरानी किताबों से पढ़ना इस समय सबसे बड़ी भूल हो सकती है। और अंतिम मूल्यांकन के लिए जो बात कही गई है कि केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। परीक्षा में तो रिकॉल करना है ना, और उसके लिए एमसीक्यू अभ्यास बहुत जरूरी है। हर टॉपिक के 50 से 100 अच्छे स्तर के प्रश्न, और इसमें अपनी तैयारी ऐप के इंटरफेस का जो उदाहरण है वीडियो सॉल्यूशन का। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग उत्तर कुंजी देखकर सही जवाब रट लेते हैं, लेकिन वीडियो सॉल्यूशन से ये समझ आता है कि बाकी 3 विकल्प गलत क्यों हैं। इससे रटने के बजाय समझने की शक्ति बढ़ती है और कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अंतिम स्लाइड का जो नारा है 120 दिन, स्मार्ट स्टडी और आपका सिलेक्शन पक्का, ये पूरी रणनीति का एक बहुत ही सटीक निचोड़ है। हाँ, ये साबित करता है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत से मिलती है। आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो एक बात बहुत ही स्पष्ट होकर सामने आती है। सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमने कितनी मेहनत की है या कितनी किताबें पढ़ी हैं। बिल्कुल। बल्कि इस बात पर भी उतनी ही गहराई से निर्भर करती है कि हमने किन चीजों को समझदारी से छोड़ा है। ये जो इग्नोर करने की कला है, यही स्मार्ट वर्क की नींव है। सही कहा। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल जो जहन में आता है, और मैं चाहूंगा कि सुनने वाले भी इस पर विचार करें। वो क्या? अगर किसी भी परीक्षा या जीवन के किसी बड़े लक्ष्य में 10% गैर जरूरी हिस्से को पूरी तरह से इग्नोर करने का आत्मविश्वास हमारे अंदर आ जाए, तो क्या वो बचा हुआ समय और ऊर्जा हमारी सफलता की दर को दोगुना नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो सोचिएगा जरूर कि वो 10% रेड जोन आपकी जीवन के और किन किन क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। हो सकता है वो आपकी दैनिक आदतें हों या काम करने का तरीका। बहुत ही गहरा विचार है ये। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्ट स्टडी करते रहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.